मुतशाबे अल्फाज, जैसे कि उसके नाम से ही जाहिर है, मुतशाबे का लफ्ज है मिलता जुलता। मुतशाबे लफ्ज के मायने है मिलते जुलते, जो एक दूसरे के सेम हो, सेम वर्ड्स हो देखने में या एक ही हो, तो उनको कहते हैं मुतशाबे अल्फाज। आपने इससे पहले काफ़ी सारे लफ्ज़ों की इंफॉर्मेशन ले ली है, जैसे कि बामानी अल्फाज, हम आवाज अल्फाज, मुरक्कब अल्फाज। अब जो हमारा चैप्टर है इसमें है अब जो हमारा जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मुतशाबे अल्फाज। मुतशाबे का लफ्ज शबाहत से निकला है। शबाहत का मतलब है एक जैसा, जो देखने में बिल्कुल एक जैसा हो। आपने इसकी जो मिसाल है वो मैं आपको बताती हूँ कि अक्सर आपके हाथ में पेंसिल्स होती हैं और वो देखने में बिल्कुल एक जैसी होती है, लेकिन आप पहचान जाते हैं कि ये मेरी है और ये उस बच्चे की है। अक्सर बच्चे इस क्लासरूम में झगड़ा भी कर रहे होते हैं कि टीचर ये मेरी है, ये मेरी है। तो जो चीजें देखने में एक जैसी लग रही हों उनको मुतशाबत या मुतशाबे कहते हैं। एक दूसरे के मुमासलत में हो, एक दूसरे के मिलती जुलती हो, देखने में बिल्कुल सेम लग रही हो। तो अल्फाज का मतलब है ऐसे अल्फाज जो लिखने और बोलने में एक जैसे हों मगर इनके मायने एक से ज्यादा हों, तो वो मुतशाबे अल्फाज कहलाते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको बता देती हूँ कि एक लफ्ज है कान। ये ऐसा लफ्ज है जिसको हम अपने जिस्म के जो अज़ा होते हैं उसके लिहाज से पहचानते हैं। जैसे कि हमारे ईयर, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, जिसके ऐसा अज़ा जिसके साथ हम कोई बात सुनते हैं, कोई आवाज़ सुनने की सलाहियत रखते हैं। इंसानी अज़ा में कान बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको पता है कि हम जो कुछ भी सुनते हैं इसी के थ्रू सुनते हैं। साइंस में आपने इसकी डायग्राम भी बनाई होगी। इसके अलावा एक लफ्ज़ कान और है जिसको के माइन कहते हैं, जैसे सोने की कान, कोयले की कान, नमक की कान, ये अक्सर आपने देखी होगी। तो दोनों लफ्ज़ लिखने और पढ़ने में एक जैसे हैं, लेकिन दोनों के मायने बेहद मुख्तलिफ है। तो ये ऐसे अल्फाज जिनके मायने मुख्तलिफ हों लेकिन वो पढ़ने में बिल्कुल एक जैसे हों, उनको मुतशाबे अल्फाज कहते हैं। अब ये देखें आपके सामने ये पेज खुला है, इस पे लिखा हुआ है वो अल्फाज जो लिखने और बोलने में एक जैसे हो मगर उनके मायने से ज्यादा हो, इन्हें मुतशाबे अल्फाज कहते हैं। मसलन बहुत बातें हो चुकी, अब बस करो। यहाँ पर बस का लफ्ज जो है वो है कि इस चीज को अब खत्म कर दें। बस का मतलब है खत्म कर देना। जैसे कि अब होता है कि आप खाना खा रहे हो तो आपको और खाने के लिए इसरार किया जाए तो आप कहते हैं नहीं बस अब और नहीं खा सकते, यानी कि खत्म, आपकी जो खाने की गुंजाइश थी वो खत्म हो गई है। इसी तरह का एक और लफ्ज है बस। ये इख्तियार के मायने में है, मेरा इस मामले में कुछ बस नहीं चलता। यानी ये ऐसा इख्तियार है जिसमें कि आपके इख्तियार में है कि आप अपना कोई स्विच वगैरह ऑफ करें, ऑन करें, आप कोई चीज़ पकड़ के खा लें, चाहे तो हाथ से खा लें, चाहे तो मर्जी है आपकी कि आप उसको चम्मच से खाएं। तो ये सारी चीज़ें जो आपके इख्तियार में आती है इसको कहते हैं आपके बस में है। कुछ चीज़ें आपके बस में नहीं होती तो फिर वो उसको कहा जाता है कि ये चीज़ मेरे इख्तियार से बाहर है। तो दोनों का मतलब कुछ इस तरह बनेगा, यानी बस का मतलब है कि अब फुल स्टॉप है, खत्म कर दिया जाए, खत्म के मामले में आता है, खात्मे में आता है। और दूसरा जो बस है वो इख्तियार के मतलब में आता है कि अब इसमें मेरा कोई इख्तियार नहीं है, मैं इस मामले में बेबस हूँ। ठीक हो गया। अब कुछ और अल्फाज हैं जिनको हम देखते हैं कि ये कौन से अल्फाज हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है बार। मुतशाबे अल्फाज चूंकि पढ़ने में और लिखने में और बोलने में एक जैसे होते हैं, इनके जुमले जो हैं वो हमें बताते हैं कि कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है, तहरीर के अंदर कौन सा लफ्ज किस मायने में आ रहा है। पहला जुमला लिखा हुआ है ऊंट बार बरदारी के काम आता है। यहां से हमें पता चलेगा, जुमला हमें बताएगा कि बार कौन से मायने में लिखा गया है। इस बार का मतलब है बोझ, वजन, वेट। ऊंट वजन उठाने के काम आता है, मतलब ऊंट बार बरदारी के काम आता है।
تو اگلا لفظ ہے بار، یہ اور لفظ ہے تو وہی، لیکن مطلب اس کا کیا ہے، اس کا جملہ ہمیں بتائے گا کہ اس کا کیا مطلب ہے. پچھلی بار ہم مری گئے تو بہت لطف اندوز ہوئے، مطلب کہ یہ والا بار جو ہے یہ ایک دفعہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے. پچھلی بار، اگلی بار، اس بار، ٹھیک ہے. تو یہ سارے جو لفظ ہیں یہ دفعہ میں آئیں گے، جس کو کہ ہم موقع بھی کہہ سکتے ہیں. اس کا آپ جو اکوریٹ ایک ورڈ بنے گا وہ ہے موقع. اگر آپ بولنگ کرا رہے ہیں اور آپ کے پاس 6 بالز ہیں تو آپ کے یعنی کہ آپ نے 6 دفعہ بول کرانا، 6 باریاں لیں گے آپ. تو ایک پہلی بار، دوسری بار اور پھر تیسری بار. تو یہ ہمیں جو موقع ملتے ہیں، یہ جو سیکنڈ والا بار ہے یہ اس مطلب میں آئے گا. پہلے بار کا مطلب ہے بوجھ اور دوسرے بار کا مطلب ہے موقع. یہ دیکھیے کہ پچھلی بار یعنی پچھلی دفعہ جب ہم مری گئے تھے تو بہت لطف اندوز ہوئے. اگلی مثال ہے ہماری ادا، الف دال اور الف. ہم فجر کی نماز میں 2 فرض ادا کرتے ہیں، یعنی یہ لفظ جو ہے ادا، یہ ادائیگی کے معنی میں آیا ہے. ادائیگی کسی روپے پیسے کی بھی ہو سکتی ہے، کسی فرض کی ادائیگی بھی ہو سکتی ہے، جیسے آپ میرا قرض ادا کر دیں، یا آپ کہیں دکان پہ سودا سیلف لینے جا رہے ہیں تو آپ نے اس کو جتنے کی بھی چیز خریدی ہے، اگر 200 روپے کی چیز لی تھی تو آپ نے اس کو 200 روپے ادا کر دیے، یہ ادائیگی کے معنی میں آ گیا. اسی طرح کا ایک اور لفظ نیچے ہے الف دال الف، ادا یعنی یہ رخ کے معنی میں آئے گا. رخ یعنی انداز. موسم کی ہر ادا نرالی ہے. یہاں اس کا مطلب بنے گا موسم کا جو ہر زاویہ ہے، رخ ہے، شکل ہے، وہ بڑی ہی خوبصورت اور نرالی ہے. جیسے کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ موسم دھند والا بھی ہے، سردی کا بھی ہے، گرمی کا بھی موسم ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے اس کا یہ جو مطلب دوسرے ادا کا مطلب بنے گا وہ ہے اس کا مطلب رخ یعنی اس کا انداز، شکل صورت. رخ میں شکل صورت بھی آتی ہے. تیسرا ہم نے مطلب دیکھنا ہے لفظ کا آرا. پڑھنے میں اور بولنے میں دونوں سیم ہیں. تو جملے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کے جو الفاظ ہیں کون کون سے مطلب میں استعمال ہوئے ہیں. مجھے اپنی قیمتی آرا سے نوازیں، یعنی اس جملے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ رائے کی جمع استعمال کی گئی ہے. رائے ہوتا ہے اوپینین، اپنی رائے دینا، اپنے خیال کا اظہار کرنا ہے. رائے کو جب ہم جمع میں لے کے جاتے ہیں، آپ مجھے اپنی قیمتی آرا سے نوازیں، رائے کی جمع بن جائے گی آرا. میں آپ کو کوئی چیپٹر پڑھاؤں یا شعر وغیرہ پڑھاؤں یا کوئی آپ کو کوئی آرٹ کا چیز دکھاؤں اور کوئی پروگرام آپ دیکھنے ہیں، تو پھر آپ ڈیفینیٹلی ایٹ دا اینڈ آپ اس کا اپنی خیال کا کوئی اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے جیسے کہ اوپر آپ دیکھیں کہ یہاں پر انہوں نے جملے میں اپنے خیال کا اظہار کیا ہوا کہ پچھلی بار ہم مری گئے تو بہت لطف اندوز ہوئے. اب آپ جب کرکٹ میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ ساتھ ساتھ اپنے خیال کا اظہار کر رہے ہو، تو اس کو کہتے ہیں رائے دینا. کسی بات یا کسی پروگرام پر یا کسی بھی جو آپ کے پاس کوئی چیز آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے پاس ہے، تو آپ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اس کو دیکھ کر کہ اگر کوئی بالر بال کرا رہا ہے یا کوئی بیٹسمین بیٹنگ کر رہا ہے تو آپ اپنے خیال کا اظہار دیں گے کہ اگر یہ بال کو اس طرح کھیلتا تو اس طرح ہونا تھا. کوئی بھی مسئلہ آ جائے، کوئی بھی معاملہ درپیش ہو، تو جب آپ اس کے اوپر اپنی کسی خیال کو ظاہر کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں رائے دینا. تو رائے کی جمع بن جائے گی آرا. تو یہاں پر جملہ بتا رہا ہے مجھے اپنی قیمتی آرا سے نوازیں. جو لوگ بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں، برینی ہوتے ہیں، بہت پڑھ لکھ جاتے ہیں، مفکر ہوتے ہیں، آپ نے اکثر ٹی وی میں ٹاک شو دیکھے ہیں کہ وہ کسی بھی ملکی معاملے پر اپنی رائے دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہی کام ہے جو ہم یہاں پر اس جملے میں لکھا گیا ہے کہ مجھے اپنی قیمتی آرا سے نوازیں، یعنی اپنے جو فکر ہے، خیال ہے، اس کا اظہار کرے تاکہ ہم کوئی رہنمائی لے سکے. دوسری جگہ پر جو آرا لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے مزدور نے درخت پر آرا چلایا. یہ ایک ہتھیار ہے، آری سے بڑی چیز ہے آرا.
जिससे कि दरख्त काटा जाता है। ये ऐसा आला है जिससे कि हम लकड़ियों को काटते हैं या दरख्त को काटते हैं। तो दोनों आरा में आप देखें कि मायने में कितना फर्क है, लेकिन बोलने में और लिखने में एक जैसे हैं। नंबर 4 पर देखिए, आब, दरिया में आब की रवानी है। ये जुमला बता रहा है कि ये वाला आब जो है वो पानी के मायने में इस्तेमाल हुआ है। आपको सबको पता है, आपने मुहावरा भी पढ़ा हुआ है, आब होना। मोइज अपनी चोरी पकड़े जाने पर या झूठ पकड़े जाने पर आब हो गया। दूसरा आब ये मोती के मायने में है, जिसको कहते हैं सफेद, चमकदार, और असल में इसका मतलब है चमक। ये ऐसी ये जो आब है ये चमक के मायने में आया है, ये मोती आबदार है, यानी कि ये ऐसा मोती है कि जिसकी बहुत चमक है। यानी दो मतलब आपने पढ़ लिए, एक मतलब था पानी और दूसरा मतलब हो गया चमक, जिसको इंग्लिश में शाइन भी कहते हैं। नंबर 5 पे देखते हैं, दो लफ्ज लिखे हुए हैं, अहद और अहद, दोनों ही पढ़ने में और बोलने में एक जैसे हैं, और लेकिन इनके मायने मुख्तलिफ हैं। दोनों का देखते हैं कि क्या मतलब है। अली अपने अहद का पाबंद है, यानी वादे का पाबंद है। पहले अहद का मतलब आ गया वादा, दूसरे अहद का मतलब आ गया दौर। अहद नबवी में मुसलमानों ने बेपनाह तरक्की की, ये जमाने के मायने में आएगा और ये वादे के मायने में चला गया। ठीक है, दो मतलब आ गए, एक का मतलब है वादा और दूसरे का मतलब है जमाना। अब नीचे नंबर 6 पे देखें, दो मतलब हैं सहर। सहर कहते हैं ऐसा असर होना जिसको जादू भी कहा जाता है। सहर, सहर तारी होना। अगर हम सीन के नीचे जेर लगाएं तो सहर पढ़ेंगे। जुमला बता रहा है, कारी मिशारी की तिलावत सुनकर सब पर सहर तारी हो गया, यानी ऐसा इफेक्ट हो गया जैसे किसी ने जादू कर दिया हो। ये खुशी के मायने में ज्यादा इस्तेमाल होता है। कोई ऐसी खूबसूरती देखी जाए जो नेचुरल होती है, जैसे किसी ने नात पढ़ी हो या कोई खूबसूरत मंजर आप बाग में देख ले, जब मौसम बहुत खूबसूरत हो तो आप जिसको देखकर इंसान इतना खुश हो, इतना ज्यादा पुरसुकून हो जाए कि लगे कि उस पर कोई जादू असर हो गया। तो खूबसूरती में अमूमन ये वाला लफ्ज इस्तेमाल होता है, सहर तारी होना। दूसरा सहर है, दोनों जबरे अगर हम लगाएं तो फिर उसका मतलब बनेगा सुबह, मॉर्निंग। नसीमे सहर, यानी मॉर्निंग में जो हवा चलती है वो सेहत के लिए अच्छी है। नसीमे सहर का मतलब हो गया कूल ब्रीज इन द मॉर्निंग, जब सुबह के वक्त ऐसी ठंडी ठंडी मसरूर और ऑक्सीजन से भरी हुई हवा चलती है तो वो हमारी सेहत के लिए मुफीद है। सुबह के वक्त जो हवा चलती है रात के बाद, वो उसमें चूंकि सारी रात हमारी जो दरख्त है वो ऑक्सीजन फराहम कर रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वो सारी जज़ब कर रहे होते हैं, तो जो हमारे ये जो ऑक्सीजन देने वाला एक फैक्ट्री समझ ले दरख्त है, वहां से हमें जो प्योर विंड मिलती है उसको नसीम में सहर कहा गया है, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। इसलिए कहा गया कि सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए इंसान को और बागों में जाना चाहिए ताकि उसके जो लंग्स है वो प्योर हो जाएं और उसमें जो हमारी जो बीमारियां खुदा न खास्ता अंदर चल रही हों या चलने वाली हों तो वो ऑटोमेटिकली उनका नेचुरली इलाज हो जाता है। स्टूडेंट्स, आज हमने 6 लफ्ज आपको पढ़कर मैंने सुना दिए हैं। उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी। कल इंशाल्लाह हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। इन अल्फाज के देखने से आपको पता चल गया होगा कि मुतशाबहत या सिमिलैरिटी जिसको कहते हैं वो क्या चीज़ है, और अल्फाज की जो सिमिलैरिटी है, जिस आपने सिनोनिम्स तो इंग्लिश में पढ़े होंगे, तो हो सकता है कि आपको इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं होगा। अगर आपको मुश्किल लग रहा होगा तो कल मैं आपसे क्वेश्चंस ले लूँगी और आपको जहाँ पे मुश्किल होगा वो दूर कर दी जाएगी। आप इस लेक्चर को, चूँकि ये रिकॉर्डेड हैं, तो बार बार सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कौन से लफ्ज़ हैं और इनका क्या क्या मतलब है। आपने इन लफ्ज़ों को ना सिर्फ याद करना है बल्कि इनके जुमले भी याद करने हैं और इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरीके से लीजिएगा। और सारी चीज़ों को आपने प्रैक्टिस पे ज़रूर लेके जाना है कि आपने इनको ज़रूर लिखना है। ठीक है, चलिए इंशाल्लाह कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आज
इतना ही बेटे आपको मैंने लेने थे आपसे क्वेश्चन, लेकिन टाइम अप हो गया है। अल्लाह हाफिज। ये देखिए बहुत तंग कर रहा है, बहुत तंग कर रहा माउस। नीचे कुछ रख लेना।